चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलें आगे ज़रा, हमने 10th क्लास की जो फ़िज़िक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आज हम पढ़ेंगे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन तो बड़ा आसान है जी। इसमें मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा, ये समझ लें कि वैसे डिस्कस करने वाली चीज़ है, इसमें वाइट बोर्ड का इतना कोई यूज़ नहीं है। तो जनरेटर में जो हम बिजली वहाँ पे जनरेट करते हैं जनरेटर से डैम के अंदर, या जहाँ पे भी हमारा बिजली वाला स्टेशन है, पावर स्टेशन जहाँ बिजली बन रही है, तो वहाँ से हम अपनी पावर को इधर दें, वहाँ से जो हमारी इलेक्ट्रिक पावर है, बिजली जो है, उसको हम वहाँ से अपने घर तक लाते हैं। अब आपको पता है कि वो जो कारखाना बिजली जहाँ बन रही है, पावर स्टेशन जो है, वो जो रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इन्हीं की आबादी है, आबादी वाले इलाकों से काफ़ी दूर होते हैं, है कि नहीं। तो डैम काफ़ी दूर है, कारखाने जो लगे हैं काफ़ी दूर हैं। अब वहाँ से यहाँ बिजली पहुँचाने में मसला ये आता है कि वहाँ से यहाँ अगर आपने पावर पहुँचानी है, इलेक्ट्रिक पावर, तो पावर एक्चुअली दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। इलेक्ट्रिक पावर आपने भेजनी है, एक वोल्टेज और एक हमारे पास होता है करंट। पावर का ये फार्मूला है ना। अच्छा, अब हम पावर में हमें दो चीज़ें हमें शामिल करके भेजनी है, एक वोल्टेज और एक करंट। जहाँ हम जनरेटर से बिजली बनाते हैं, सपोज ये वो हमारा कारखाना जहाँ पे हम बिजली बना रहे हैं, समझ लीजिए यहाँ जनरेटर लगा हुआ है। तो यहाँ से जब हमें पावर मिल रही है, तो उस पावर के अंदर समझ लीजिए आपकी दो चीज़ें हैं, एक आपका वोल्टेज और एक आपका करंट है। अब आप दो काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पावर जो भेजनी है वो 10 वाट है। कितनी पावर भेजनी है? 10 वाट पावर भेजनी है। जो 10 वाट पावर है ये दो चीज़ों से मिलके बनेगी, एक इसमें वोल्टेज और एक इसमें करंट। वोल्टेज और करंट, तो 5 वोल्ट है और 2 एम्पेयर का करंट है, तो 5 × 2 हो गया 10, तो 10 वाट बन गया। तो जब आप ये 10 वाट पावर भेजेंगे, जितना आपके सर्किट में आई करंट ज़्यादा होगा। आपको पता है जब करंट तार में से गुज़रता है तो जूल्स लॉ के मुताबिक क्या पैदा होती है? हीट पैदा होती है, हरारत पैदा होती है। तो हमारी जो कुछ पावर है वो करंट के हरारत वाले जो असरात हैं उनके बाइस ज़ाया होने के या उसके वेस्ट होने के इम्कानात हैं। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं कि करंट की वजह से जो आई करंट है उसकी वजह से हमारी पावर ज़ाया हो सकती है, तो हम आई को ही कम कर लेते हैं। अब उसको कम करने के लिए कल मैंने बताया था हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रांसफार्मर का। किसका? जो वोल्टेज को बढ़ा सकता है और करंट को कम कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो 10 वाट पावर भेजनी है, हम करेंगे इस तरह, हम करंट को बहुत कम कर लेंगे कि 10 वोल्ट ट्रांसफार्मर की मदद से 5 को बढ़ा के कितने पे ले जाएंगे? 10 पे। और इसको 2 से कम करके कितने पे ले आएंगे? 1 पे। समझ आ रही है? तो फिर भी पावर कितनी बन रही है? 10 वाट ही बन रही है। कितनी बन रही है? 10 वाट। 10 × 1। तो हम क्या करते हैं, जब हम दूर दराज इलाकों से जहाँ पे बिजली बन रही है वहाँ से अपने घर तक हम बिजली लेके आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा घर है जहाँ पे हमें अपनी बिजली को पहुँचाना है या अपनी पावर को पहुँचाना है। तो हम यहाँ से यहाँ तक पावर को भेजेंगे किस फॉर्म में? वोल्टेज की फॉर्म में। कि वोल्टेज ज़्यादा कर लेंगे और करंट को क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे, ताकि हमारे हीट लॉसेस कम से कम हो। करंट कम होगा तो करंट का जो हरारत वाला असर है वो भी कम होगा, है कि नहीं? उससे हरारत कम पैदा होगी और कम पावर ज़ाया होगी। तो हम क्या करते हैं, जनरेटर से जब जहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है, बनता है, 11 किलो वोल्ट तक जनरेटर हमें देता है बना के, 11,000 वोल्ट तक। इतने बड़े जनरेटर्स होते हैं वो। अच्छा, इस 11 किलो वोल्ट को फिर हम एक समझ स्टेशन है इसके रास्ते में, वहाँ पे ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं बड़े बड़े। क्या लगे होते हैं? ट्रांसफार्मर्स। इन ट्रांसफार्मर्स ने क्या करना है, इस 11 किलो वोल्ट को लेके कितना बना के हमें देना है? 133 किलो वोल्ट। स्टेप अप कर देना है, यानी कि वोल्टेज को बहुत ज़्यादा कर देना है और करंट को क्या कर देना है? कम कर देना है। समझ आ रही है? अब इन तारों में वोल्टेज 11 से बढ़ के 133 पे चला गया। समझ आ रही है? जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? कम होगा। कल मैंने बताया था इन्वर्स होगा, एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा। अच्छा,
अब कुछ हमारे पास ऐसे कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, मेरा ख्याल 133 को उसने फिर स्टेप डाउन किया है। हाँ 133 को फिर हम आगे भेजते हैं, यहाँ पे कोई कारखाना नहीं है, आगे कुछ कारखाने आएंगे तो फिर हम रास्ते में यूज़ करते हैं। आपने देखा है वो बाहर अगर आप कभी जाएं तो आपने इस तरह के टावर्स लगे हुए देखते हैं, बड़े बड़े, है कि नहीं, उनसे बिजली की तारें आगे जा रही होती हैं, देखते हैं जी आप लोग। तो अब ये खंभे लगा के हमने वहाँ से बिजली आगे भेजना शुरू कर दी। आगे फिर कोई स्टेशन आता है बिजली घर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे अगेन लगे होते हैं ट्रांसफार्मर्स। उसने वहाँ सब स्टेशन या कोई इस तरह स्टेशन का नाम दिया तो मैं सिंपल कह रहा हूँ, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, अब हम किसी शहरी इलाके के आसपास आ चुके हैं, कोई बड़ा शहर है जहाँ हमने एक बड़ा बिजली घर लगाया हुआ है, जहाँ हमें 133 वोल्ट इस्तेमाल नहीं करना, हमें कम इस्तेमाल करना है। तो हम इसको 133 को ट्रांसफार्मर की मदद से करेंगे कम। क्या करेंगे, कम करेंगे। और कम करके कितने पे लाते हैं, 11 किलो वोल्ट पे, ऐसे ही है जी, 33 वोल्ट पे, 33 किलो वोल्ट पे। अच्छा जी, अब ज़रा देखें जी, हम 133 को कम करते हैं और कितने पे ले आते हैं, 33 किलो वोल्ट पे। अब ज़रा देखें, 2 तारें हमने आगे भेज दी कि आगे फिर किसी शहर में जाएगी, और इसी शहर के अंदर हमने कुछ बड़े कारखाने लगाए होते हैं, बड़ी हैवी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे बड़ी मशीन इस्तेमाल होती हैं। उस बड़ी मशीन को चलाने के लिए बड़ा वोल्टेज चाहिए हमें, है कि नहीं। तो ये बड़ी इंडस्ट्री है जिसको हम आप बड़ी सन्नतें कहते हैं, ये कोई बड़ी सन्नत है, ठीक है। अब उसको चलाने के लिए बड़ी मशीनरी के लिए हमें इतने वोल्टेज चाहिए, तो उधर कुछ भेज दिया एक कनेक्शन फिर आगे भेज दिया, आगे फिर एक आ जाएगा शहर, वहाँ पे छोटा शहर है, तो अब वहाँ पे हमने अगेन ट्रांसफार्मर्स लगाए होते हैं, और ट्रांसफार्मर इस 33 किलो वोल्ट को मज़ीद कम करके कितने पे लाते हैं, 11 किलो वोल्ट पर। यहाँ से एक कनेक्शन हम फिर आगे देते हैं, और इधर छोटी फैक्ट्रीज़ हैं, छोटे कारखाने, छोटी सन्नत, उनके अंदर जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है उसको कितना चाहिए होता है, 11,000 वोल्ट तक, ठीक है कि नहीं। अच्छा, यहाँ से आगे फिर क्या करते हैं, ये हमारा घर था, यहाँ से एक कनेक्शन इधर भेज देंगे। अब 11,000 जब आगे जाएगा तो आगे फिर रास्ते में वैसे हमने ट्रांसफार्मर लगाया होता है, आपको पता है ना, गाँव में है कि नहीं। उससे आप उस 11,000 वाले को मज़ीद कम करते हैं और कितने पे लाते हैं, 220 वोल्ट पे। एक मैंने और साथ जोड़ दिया। अच्छा, आपके घर में मज़ीद भी ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, जैसे आपने चार्जर इस्तेमाल करना हो तो उसके आगे अडॉप्टर लगा होता है, तो वो 220 को भी कम करके 5 वोल्ट पे ले आता है, समझ आ रही। तो ये सारे हमने रास्ते में ट्रांसफार्मर्स इस्तेमाल किए, कहीं पे वोल्टेज को स्टेप अप कर रहे हैं, कहीं पे स्टेप डाउन कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत है ज़्यादा करने की ज़्यादा किया शुरू में, ताकि करंट यहाँ से यहाँ किसी बड़े शहर तक पहुँच जाए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुए हमारी पावर बीच में ज़ाया ना हो। उसके लिए हमने क्या किया, वोल्टेज को स्टेप अप कर दिया ताकि करंट कम से कम हो, वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा और पावर लॉसेस हमारे कम से कम हो, ठीक है। तो यहाँ से आपने बच्चों याद क्या रखना है कि जब भी पावर को दूर दराज इलाकों से, जो कमर्शियल एरियाज़ हैं या फिर जो कि देहाती इलाके हैं, वहाँ तक पहुँचाया जाता है पावर को, तो हम क्या करते हैं, पावर को आगे भेजने के लिए वोल्टेज को हाई कर लेते हैं और करंट को कम कर लेते हैं, ताकि कम करंट होगा तो उससे जो करंट के असरात हैं, हरारत वाले, हरारत पैदा होनी है, वो असरात भी क्या हो, कम हो, उससे हमारी पावर ज़ाया भी कम हो। तो ये 3-4 बातें आपने यहाँ से याद रखनी है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट्स आगे जी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल इस तरह से है बच्चों, देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल आपने याद रखना है कि बहुत सारी डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल होता है। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट किसी चीज़, किसी मटेरियल में से करंट गुजारें और वो मैग्नेट बन जाए, तो ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो इनका इस्तेमाल हम कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको इलेक्ट्रिक बेल में, घंटी देखते हैं ना आप जो बिजली से चलती है, उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। रिले एक स्विच होता है, वो आगे पढ़ते हैं, रिले लिखा हुआ है वो सारा। तो यहाँ तक आपने इसका इस्तेमाल अगर पेपर में पूछे तो 1.5 लाइन आप लिख दीजिएगा। आगे ये MCQ टाइप है,
कि सॉफ्ट आयरन जो है उसको आसानी से मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। कि लोहा जो होता है, नर्म लोहा, इसमें करंट गुजारें तो फ़ौरन से ये मकनातीस बन जाता है, और करंट की सप्लाई बंद करें तो ये फ़ौरन से क्या बन जाता है, डीमैग्नेटाइज, यानी कि दोबारा मैग्नेट बनना ख़त्म हो जाता है। और यानी कि इसमें करंट रुकेगा तो ये मैग्नेट नहीं बनेगा, दोबारा कंडक्टर बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी, नहीं इसको रीड कर लें अच्छे से, ठीक है। अच्छा, आगे है जी, किसकी, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का अगर आपको मुश्किल लग रहा है, आप यहाँ से कर लें, पहली लाइन के एंड पे पावर को लंबे फासले तक यहाँ से लेके बढ़ा दिया जाता है यहाँ तक, ठीक है, समझ आ रही है। इसको पढ़ लें, आप खुद भी लिख सकते हैं। अच्छा, आगे है जी रिले। देखें, रिले एक स्विच होता है जिसकी मदद से एक छोटे करंट की मदद से, जिसके अंदर एक छोटे करंट की मदद से एक बड़े करंट को कंट्रोल किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल बच्चों को देता हूँ कि आप एक बड़ी सी गाड़ी देखते हैं, गाड़ी एक मशीन है, उस मशीन को आप एक छोटे से स्टीयरिंग से कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं, ये कह लें कि छोटे से स्विच से कंट्रोल कर रहे होते हैं कि नहीं। स्विच ऑन करें वो पूरी की पूरी गाड़ी ऑफ हो जाती है, उसको ऑफ़ करें तो पूरी ऑफ, ऑन करें पूरी की पूरी ऑन हो जाती है। तो इसी तरह रिले हमारे पास एक स्विच है। मैं इसकी डायग्राम चलें नहीं बनाता, मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कि इसमें हम चलें थोड़ा सा देख लेते हैं यार, क्योंकि इसमें जब हमने ये बनाना है, देखें हमने एक बैटरी लगाई है, उसने 2 लगाई हैं, बेशक आप 2 लगा लें। 2 लगाने का मतलब ये है कि 2 बैटरियाँ, थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा है। ये एक स्विच लगाया हुआ है, तो यहाँ से एक वायर हमारे पास जा रही है, और उसके नीचे हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ लें फिट किया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर वायर बाउंड की हुई है। अच्छा, यहाँ से ये वायर इधर आ रही है, और यहाँ से फिर ये ऊपर कनेक्शन जा रहा है। यहाँ पे इसके साथ एक पतरी लगी हुई है, ये पतरी किसकी है, आयरन की है। किसकी है, आयरन की। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ये पहला स्विच है, यानी कि ये फर्स्ट स्विच है, और इसके बाद इसके ऊपर हमने अगेन एक दूसरा सर्किट है वो अटैच किया हुआ है। आपको पीछे मैंने बताया था हम कीज़ इस्तेमाल करते हैं स्विच टाइप, ठीक है, ये आपस में दूसरा जुड़ेंगी तो करंट ऊपर जाएगा, ठीक है जी। ये वो दूसरा सर्किट है जहां हमें करंट को भेजना है। समझ लिए कि ये कोई लाइव वायर है दूसरे सर्किट की, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो लाइव वायर जुड़ जाएगी, सर्किट बंद हो जाए, करंट जाना शुरू कर देगा, और ये जब नहीं जुड़ेंगी तो करंट आगे उस दूसरे सर्किट में नहीं जाएगा, वो बंद हो जाएगी चीज़। देखिए इनको अब हम जोड़ेंगे कैसे। अब ये ऐसे ही है जैसे एक बड़ी मशीन हो, आप उसकी तारें पकड़ के रोज़ाना उतारें चलाएं, और वो को मसला बन सकता है आपसे इतने बड़े सर्किट में, ये कोई बड़ा सर्किट आ गया जहाँ पे आपने करंट भेजना है, तो वो तो मसला है। आप बस चुप करके छोटी सी बैटरी लगाई हुई है, ये स्विच छोटा सा है, इससे कोई आपको बड़ा नुकसान या बड़ा कोई ख़तरा नहीं है, इतना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं। तो अब आपने जस्ट ये स्विच जो इधर लगा हुआ है ये वाला, इस स्विच को आपने क्या करना है, ऑन ऑफ करना है। समझ आ रही है। अब देखें, जैसे ही हम स्विच को करेंगे ऑन तो ये दोनों मिल जाएंगे आपस में तारें, करंट यहाँ से जाएगा कि नहीं, जब गुजरेगा तो ये जो तार है इसमें से गुजरेगा, नीचे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें से ये सारी चीज़ मैग्नेटाइज हो जाएगी, ये मकनातीस बन जाएगी। मकनातीस बनेगी तो ये लोहे को मकनातीस तो खींचता है, ये जनाब लोहे की जो स्ट्रिप सी है, जैसे ही इसमें करंट नीचे वाले में गुजरा है वो इसके साथ जुड़ जाएगी। समझ आइए। तो जैसे यहाँ से करंट इधर पहुँचेगा जनाब, ये इस सारे को मैग्नेटाइज करेगा, इसको मैग्नेटाइज करेगा तो अब ये तार मैग्नेटाइज हो जाएगी, ये मैग्नेटाइज होगी तो ऊपर वाली वो भी किसी मेटल की है, उसको अपनी जानब, ये मैग्नेट अपनी जानब दूसरी तार को क्या कर लेगा, कशिश कर लेगा और अपने साथ जोड़ लेगा। अब जुड़ गया, हमने ऑन किया, ऊपर से भी जनाब ऑन हो गई है चीज़, ऊपर वाले को अब सिग्नल मिल गया कि अब आप क्या हो जाएं, ऑन हो जाए, वो चल पड़ेगी। तो हम इस छोटे से स्विच से, एक छोटे करंट से, छोटी सी बैटरी से कितना करंट होता है, छोटे करंट से हम बड़े करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। समझ आ रही कि नहीं। जैसे हम इसको ऑफ़ करेंगे
इसमें से करंट जाना बंद, ये मकनातीस बनना बंद। यहाँ से जनाब ये पतरी मकनातीस था तो ये जुड़ी हुई थी, अब फिर वापस इधर आ जाएगी। इधर से करंट इधर पहुँचना बंद, ये भी मकनातीस बनना बंद, तो ये दोनों भी जुड़ना बंद। तो ऊपर वाली अब क्या होगी, ऑफ हो गई है। समझ आ रही है बात की। तो हम एक छोटे सर्किट से, छोटे करंट से हम एक बड़े करंट को कंट्रोल करते हैं रिले स्विच के अंदर, ठीक है। तो आपने इसको पढ़ लेना है सारे को, लेकिन आप कोशिश करें याद इसकी कम से कम इसकी 2 लाइनें पहले याद रखें, ठीक है। ऑन ऑफ होता है यहाँ तक, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है इसके प्रॉब्लम्स। पहले प्रॉब्लम्स करते हैं एक्सरसाइज के, फिर बाकी बातें बाद में देखते हैं। देखें जी, पहली प्रॉब्लम है, कह रहा है हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 240 वोल्ट को। तो बच्चे जो हम ट्रांसफार्मर को देते हैं वो कल भी मैंने बताया था, वो होता है प्राइमरी। कौन सा होता है, प्राइमरी वोल्टेज। उसकी पहली कॉइल को जो हम देंगे, जो ट्रांसफार्मर को देते हैं वो प्राइमरी वोल्टेज होता है, और जो उससे लेते हैं वो सेकेंडरी वोल्टेज होता है। तो हम ट्रांसफार्मर को दे रहे हैं 240 वोल्ट, और ट्रांसफार्मर साहब आगे से हमें कितना दे रहे हैं, 12 वोल्ट, वो सेकेंडरी होता है। अगर इसकी प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद, प्राइमरी में चक्कर NP से ज़ाहिर करते हैं, कितने हैं, 2000, तो सेकेंडरी कॉइल में चक्कर मालूम करें। समझ आ रही है जी। अच्छा अब ज़रा देखें, आप जानते हैं, आप लिख लेंगे जैसा कि हम जानते हैं NS बराबर होता है, NS और NP बराबर होता है किसके, VS और VP। इसको जनाब उधर ले जाएं तो ये फार्मूला बन गया, NS बराबर है VS और VP ज़रब NP, ठीक है। आगे ये फार्मूला बार बार यूज़ होना है तो मैं इधर से ही पकड़ के यूज़ कर लूँगा, ठीक है जी। तो ये वाला यही फार्मूला, इसी से ये बना है कि यही फार्मूला कभी आगे भी बार बार इस्तेमाल होगा। अच्छा NS कीमतें दर्ज करने से VS कितना है बच्चों, 12 है, VP कितना है, 240 है, ज़रब 2000, ये शून्य कैंसिल, 12 ज़रब 2 24, 2 एक बार 2 और 2 0 बच गए थे ना, 100 आ गए, ठीक है। तो 100 चक्कर हैं कौन सी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल। हाँ, N तादाद को जाहिर करता है, ठीक है, और S से मुराद सेकेंडरी के चक्कर। अच्छा आपने पेपर में लाइनें लूने लगा काटना नहीं है, मैं इधर समझाने के लिए करता हूँ, ठीक है। आप डायरेक्ट ये इसका जो भी अगला आता है वो ये लिखें आप, ठीक है, ठीक है ना। स्टेप सॉल्व करके आप लिखें। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में चक्रों की निस्बत 1:100 है। चक्रों की जो निस्बत है वो कितनी है, 1:100 है। अच्छा ज़रा निस्बत को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, 1/100 भी लिख सकते हैं, 100/1 भी। अच्छा जब स्टेप अप है, इधर सुने ये बात पॉइंट समझने वाला, क्योंकि बच्चे गलती कर रहे थे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ता है और उसमें सेकेंडरी कॉइल के चक्कर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ऐसे ही है ना। अब 100 ज़्यादा है या 1 ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है, तो NS के सामने बड़ा नंबर आना चाहिए, इसका मतलब कि NS ज़्यादा है। अब NS 100 के बराबर बन रहा है ना, और NP 1 है। बात समझ आ रही है जी। अच्छा अब ज़रा अगर यहाँ पे स्टेप डाउन होता, फिर NS के सामने कम आने थे, समझ आ रही है, अगले में स्टेप डाउन ही है, तो ये पॉइंट समझने वाला था। अगर प्राइमरी कॉइल को वोल्टेज कितना दें, 12 वोल्ट है यार, 20 है, 20 वोल्ट, और तो उसको सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज मालूम करें, कौन सा मालूम करें, सेकेंडरी का। अच्छा बच्चों यही फार्मूला है, यही पकड़ लो बेशक। VS निकालना है ना, VP उधर जाके आ जाएगा ज़रा, तो VS बराबर है NS ओवर NP ज़रब VP। NS और NP किसके बराबर है, 100/1। VP कितना है, 20 है, तो ये ज़रब कर लें ज़रा, 3 0 हो जाएंगे। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ये भी हो गया जी।
अच्छा, अब ज़रा हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 3 है जी। कह रहा है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में चक्रों की निस्बत क्या है बच्चों? स्टेप डाउन है तो एन एस और एन पी जब लिखेंगे तो कम चक्कर एन एस के सामने आए, क्योंकि स्टेप डाउन में सेकेंडरी में चक्कर कम होते हैं, ठीक है। और प्राइमरी में चक्कर क्या होते हैं? इधर। अब प्राइमरी के देखें सामने ज़्यादा नहीं आ रहा, बताया था ना मैंने, कि भूल गया? याद है? अच्छा, अब ज़रा आगे देखें। आगे हमारे पास है प्राइमरी वोल्टेज वीपी कितना है? 170 वोल्ट। अगर प्राइमरी में करंट, प्राइमरी का करंट होता है आईपी, 1 मिली एम्पेयर है, तो मिली का मतलब आपको पता ही है 10⁻3। तो क्या मालूम करें? सेकेंडरी कॉइल का करंट मालूम करें, ठीक है बच्चों। अच्छा, आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि वी पी आई पी बराबर होता है वी एस आई एस, पढ़ा हुआ नहीं ये भी फार्मूला? अच्छा, अब हमें कैलकुलेट आई एस करना है, ये वी एस को उधर उठा के ले जाएं। दूसरा ये फार्मूला जो इसमें इस्तेमाल होना है, वी एस ओवर वी पी उधर पड़ा है, वी पी ओवर वी एस, और साथ में उसके क्या पड़ा हुआ था? आई पी, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इसमें कीमतें पुट करें और इसको हल करें ना, इधर कर लेते हैं। तो अब आई एस निकालने के लिए देखें, वी पी चाहिए, वो हमारे पास है, वी एस चाहिए है, नहीं है, आई पी है, तो वी एस पहले निकाल लें आप। वी एस निकालने का अभी फार्मूला किया आपने, ये देख रहे हैं, ठीक है, इसी से बार बार एक ही फार्मूला है। तो वी एस बराबर है एन एस ओवर एन पी ज़रब वी पी। एन एस ओवर एन पी किसके बराबर है? 1/100। वी पी किसके बराबर है? 170, तो 1.7 आएगा। कितना आएगा? 1.7 वोल्ट। ये आ गया वी एस। अब वी एस आ गया तो अब इसमें आप क्या कर लें, इसको दर्ज कर, बल्कि इधर कर लें क्योंकि ये हमने सिंपल कर लिया था, ठीक है। 2 में दर्ज करने से अब लिख लें जी। तो आई एस बराबर है वी पी, कितना आया जी हमारे पास? पहले वी पी बटा वी एस ज़रब आई पी है। वी पी कितना है? 170। वी एस कितना है? 1.7। आई पी कितना है? 1 ज़रब 10⁻3। 170 को पहले इसे तकसीम करें, इन दोनों का जो भी जवाब आए उसे ज़रब करें 10⁻3 से। ये 1 से ज़रब करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे वो वैसे वही आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आएगा 0.1। तो सेकेंडरी कॉइल में इतना करंट है। प्रॉब्लम नंबर 3 जी, 4 सॉरी। डाटा ये है कह रहा है कि अगर ट्रांसफार्मर 240 वोल्ट एसी को, कि उसकी प्राइमरी को हम कितना दे रहे हैं? 240 वोल्ट, और उसको वो तब्दील कर रहा है 12 वोल्ट में। ट्रांसफार्मर को जो देते हैं वो प्राइमरी, और जो उससे लेते हैं वो सेकेंडरी। अगर प्राइमरी कॉइल में चक्कर, प्राइमरी के चक्कर एन पी 4000 है, कितने चक्कर हैं? 4000। तो सेकेंडरी कॉइल के क्या मालूम करें? चक्करों की तादाद मालूम करें। अगर 100% एफिशिएंसी वाला ट्रांसफार्मर यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो क्या मालूम करें? प्राइमरी कॉइल का करंट मालूम करें, जबकि सेकेंडरी में करंट कितना है? आई एस हमें दे दिया है 0.4 एम्पेयर, ठीक है बच्चों। और ठीक है जी, इसका सलूशन अब मैं ऊपर कर रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि एन एस किसके बराबर है? ज़रा यहाँ से देखें, ये फार्मूला अभी पढ़ा था, ये देख लें, वही एक ही फार्मूला है। एन एस बराबर है वी एस ओवर वी पी ज़रब एन पी, ठीक है। अच्छा, वी एस कितना है हमारे पास स्टूडेंट्स? 12 है। वी पी कितना है? 240 है। एन पी कितना है? 4000 है। ये 1 0 इससे कैंसिल, 12 ज़रब 2 24, 2 ज़रब 2 4, ये 200 आ गया। तो एन एस में कितने चक्कर हैं? 200 चक्कर हैं, यही है जी। अच्छा, और सुन लें, और हमारे पास है आई पी। आई पी आपको पता है, अभी हमने निकाला, यहाँ से निकाल लें, ऐसे ही है। वी पी उधर जाके आ जाएगा डिवाइड, तो वी एस आई एस बराबर है बटा वी पी। वी एस कितना है जी? 12 है। आई एस कितना है? 0.4 है। वी पी कितना है? 240। 12 ज़रब 2 24 0, ठीक है जी।
अच्छा ये 0.4 को 20 से तकसीम करें, ऊपर 0.4 नीचे 20 बच गया ना, यह आएगा 0.02। ठीक है, तो प्राइमरी में इतना करंट है। अच्छा आगे आखिरी प्रॉब्लम, इसको आज ख़त्म करें यार। प्रॉब्लम ये बड़ी आसान है, अहम भी है। कह रहा है पावर स्टेशन 500 पावर मेगावाट, 500 मेगावाट पावर है। कितनी है? 500 मेगावाट। तो मेगा का मतलब आपको पता ही है 10 की 6 होता है। अच्छा जो कि ट्रांसमिशन लाइन में बहने वाला करंट मालूम करें। क्या मालूम करें? करंट अगर इनपुट वोल्टेज कितना है 250 किलो वोल्ट, तो किलो का मतलब आपको पता ही है कितने ज़ीरो आ जाते हैं उसकी जगह पे, 3 ज़ीरो आ जाते हैं। ठीक है, या आप कह लें सीधा सीधा लिख लें शायद 10 की थी, मर्जी आपकी। ठीक है जी, अब ज़रा देखेंगे आप, तो हमें आई मालूम करना है। सोल्यूशन हम जानते हैं पावर बराबर होता है वी आई के, तो आई बराबर हो जाएगा पी बटा वी के। पी कितना है हमारे पास? 500 ज़रब 10 की 6 है, और वी कितना है? 250 ज़रब 10 की 3। ये 200, ये 500 था, 250 ज़रब 2 होता है 500, ऐसे ही है। और ये 10 की 3 6 में से निकलेगा, कितने बच जाएंगे? 10 की 3 और साथ में कितना बच गया? 2, इधर 2 बच गया ना, 2 ज़रब 10 की 3। और करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। यही आंसर है। अच्छा अब ज़रा आखिरी इसकी ना एक एग्जाम्पल भी है, बस एक ही है तो वो भी कर लें, बस एक ही अहम आ सकती है। तो देखें, कह रहा है एक ट्रांसफार्मर एक मॉडल ट्रेन को 12 वोल्ट मुहैया करता है। अब बच्चे ये बात ज़रा समझ नहीं है। पहले एग्जाम्पल, ट्रांसफार्मर जो मुहैया करता है बच्चों वो सेकेंडरी होता है। कौन सा वोल्टेज होता है? जो ट्रांसफार्मर मुहैया करता है। और जो हम ट्रांसफार्मर को मुहैया करते हैं वो प्राइमरी होता है। तो ट्रांसफार्मर सेकेंडरी कितना दे रहा है? 12 वोल्ट। अगर मॉडल ट्रेन को चलाने के लिए दरकार करंट कितना है? अब चलाने के लिए करंट कौन दे रहा है ट्रेन को? ट्रांसफार्मर दे रहा है ना। तो ट्रांसफार्मर जो करंट देता है वो सेकेंडरी होता है। वो कितना है जी? 0.8 एम्पेयर। तो उसका क्या मालूम करें? प्राइमरी करंट मालूम करें। आपको पता है प्राइमरी अगर मालूम करना है तो दिया कौन सा? सेकेंडरी है। बच्चे ये गलती कर आते हैं, प्राइमरी मिक्स मुक्स कर देते हैं, जबकि एसी सोर्स जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर को दे रहा है वो देने वाला प्राइमरी होता है। कितना है जी? 240 वोल्ट। सोल्यूशन, तो आई पी अभी आपने निकाला है इधर, ये वी पी वाले से अभी निकाला इधर, ये देखिए। ठीक है, एक ये इस्तेमाल हो रहा है, एक वो शुरू में जो बताया। तो आई पी बराबर है किसके? वी एस ओवर वी पी ज़रब आई एस। ठीक है, वी एस हमारे पास कितना है? 12 है। वी पी कितना है? 240 है। आई एस कितना है? 0.8 है। तो जब इस सारे को हल करेंगे तो आंसर आएगा 0.04 एम्पेयर। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो दी एंड इस चैप्टर का ख़ात्मा हो गया है। तो अब आपने ध्यान से इसको कर लेना है। कल आपके इसी के प्रॉब्लम्स का और एग्जाम्पल का टेस्ट होगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।